हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके सीटेट एग्ज़ाम या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां हिंदी पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। ऑप्शन नंबर 2 है जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। ऑप्शन नंबर 3 है जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। या ऑप्शन नंबर 4 है कि दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हुई हों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि भाषा की कक्षा का माहौल जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को उनकी बात कहने का और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले। इसमें क्या होगा कि बच्चे जो होंगे वो क्लास में एक्टिव होंगे, और जिस क्लास में बच्चे एक्टिव होते हैं ऐसी कक्षा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जहां बच्चों को कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिलता है, ऐसे कक्षा का माहौल जो होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। बच्चे शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव हैं, बच्चे जो होंगे वो पैसिव हो जाएंगे, यानी कि निष्क्रिय हो जाएंगे। तो बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चा हमेशा सक्रिय होना चाहिए, बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बच्चा जो है वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, सिर्फ भाषा की शुद्धता पर ही ध्यान दिया जाए, ना तो बच्चों की बात सुनी जा रही है और ना ही उन्हें कहने का अवसर दिया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। दीवारों पर सिर्फ सूक्तियाँ लिख देने से ही कक्षा का जो माहौल है वो अच्छा नहीं हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है, भाषा सीखने का उदाहरण है, भाषा में पिछड़ेपन का उदाहरण है, या भाषा अर्जन का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये जो है वो भाषा अर्जन का उदाहरण है। अर्जन का मतलब क्या होता है? जो हम अपने परिवार से या जो अपने परिवेश से जो हम अर्जित करते हैं, जो भाषा हम अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उसे ही भाषा अर्जन कहा जाता है। इसमें क्या है कि सुमन जो है वो बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, क्योंकि उसका परिवार का जो माहौल है वो गुजराती भाषा बोलने वाले की है। अगर बच्चों को जैसी भाषा का यानी कि वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, बच्चे के सामने जैसी भाषा बोली जाएगी वो वैसे ही भाषा को सीखते हैं। तो बच्चे क्या हैं कि अगर उसके घर में जब गुजराती बचपन से ही बोली जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो गुजराती भाषा को अच्छे से बोल लेगी। इसके लिए उसे ना तो विद्यालय की आवश्यकता है और ना ही किसी चीज़ की, क्योंकि घर का जो वातावरण है वो वैसा ही है, और प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार ही होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। भाषा अधिगम के बारे में, भाषा अर्जन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है, आइए अब हम इनको भी समझते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम क्या होता है? तो भाषा अधिगम उसे कहते हैं जो हम पुस्तक के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, या जो हम विद्यालय से अर्जित करते हैं, यानी कि जो हम सीखते हैं, ठीक है, जिस पर हम एफ़र्ट लगाते हैं जिसे सीखने के लिए, उसे ही भाषा अधिगम कहा जाता है, जो हम पुस्तक के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या अपने ग्रुप्स में अगर कुछ सीखा, कुछ टीचिंग मटेरियल के द्वारा सीखा, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। और भाषा अर्जन,
भाषा अर्जन। भाषा अर्जन उसे कहा जाता है जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी कि हमने जो अर्जित किया है, ठीक है, हमने जो अर्जित किया है अपने वातावरण से, उसे ही भाषा अर्जन कहा जाता है। और भाषा अधिगम उसे कहा जाता है जो हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सीखते हैं। तो आई होप इन दोनों में जो डिफरेंसेस है इसे आपने समझ लिया होगा, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसे इंक्लूड कर दिया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। सृजनात्मकता का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय, या शब्द भंडार का विकास, या कल्पनाशीलता का विकास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो लिस्ट जो है यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है भाषा के लिखित रूप से परिचय। अगर बच्चों को कहानी कथन लिखने के लिए दिया जाता है तो बच्चे में इसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। अगर बालक को कहा जाए कि आप दिवाली पर एक निबंध लिखिए, तो बच्चे की क्या है कि इसमें क्रिएटिविटी लगेगी, उसके जो थॉट्स होंगे उसको वो डेवलप होगी, उसको वो लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बालक का सृजनात्मकता का विकास होगा, उसका जो शब्द भंडार है उसका भी विकास होगा, और साथ ही साथ उसमें कल्पनाशीलता का भी विकास होगा। वो कल्पना करेगा कि चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं, हम ये सारी चीज़ों को करते हैं, तो इससे बच्चे में कल्पनाशीलता का विकास होगा। तो इन उद्देश्यों में जो पक्ष शामिल नहीं है वो है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जाए, या व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, या छात्रों को नियम एवं परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि व्याकरण शिक्षण को अगर सरल और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो छात्रों को नियम एवं परिभाषा रटने से प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर किसी शिक्षण को अगर सरल और रुचिकर बनाना है तो उसे रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। बच्चे किसी भी चीज़ को समझ कर सीखें, उसको जानें, उसको ही बेस्ट माना जाता है। तो रटने पर किसी भी तरीके का जोर नहीं देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें कि एग्ज़ाम में कहीं भी अगर आपको कहा जा रहा है कि बच्चों को रटने द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, या बच्चा जिसमें निष्क्रिय है, बच्चा जिसमें एक्टिव नहीं है बल्कि वो निष्क्रिय है, या जिसमें कि टीचर जो हैं यानी कि शिक्षक जो हैं वो एक्टिव हैं और बच्चा एक्टिव नहीं है, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल हो, तो ये बात बिल्कुल सही है कि छात्र जिस स्तर के हैं उसी के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। अगर बालक कक्षा 2 का है, अगर उनको हम क्लास 4 का जो हिंदी है उसको पढ़ाएंगे तो ये क्या है कि उनके स्तर के लेवल से ये ऊंचा हो जाएगा, जो इसमें क्या है कि बच्चों के लिए ना तो सरल हो पाएगी और ना ही रुचिकर हो पाएगी। तो इसलिए बच्चों के जो स्तरानुकूल है यानी कि बच्चे जिस स्तर के हैं उसी के अनुकूल होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। फिर है व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि द्वारा दी जाए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि व्यवहारिक व्याकरण की जो शिक्षा है वो भाषा संसर्ग विधि द्वारा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री से क्या होता है कि बच्चे के जो सेंसेस होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। बच्चे इससे क्या है कि और भी रुचि लेकर के सीखते हैं, उनको सीखने में और भी ज़्यादा
इंटरेस्ट लेवल उनका जो होता है वो काफ़ी बढ़ता है। इसमें उन्हें काफ़ी खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन बच्चों को रटने पर जोर देना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ क्या है? बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए, या बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ आदि देखने के अवसर मिलते रहने चाहिए। या ऑप्शन नंबर 3 है कि बच्चों को गृह कार्य में लेखनी संबंधी कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के लिए अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि बच्चों को जितनी अधिक वो अपने इर्द गिर्द अगर जो सूची है उनको देखने का अगर उनको अवसर मिलेगा, ठीक है, कैलेंडर्स हुआ, बाल साहित्य हुआ, जैसे कि हम देखते हैं कि क्लास में कुछ कुछ पोस्टर लगे होते हैं, तो उसके माध्यम से क्या है कि बच्चे और भी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखते हैं। कक्षा का एक माहौल जो होता है वो अधिगम पूर्वक हो पाता है, तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चों की पाठ्य पुस्तक में बहुत से सिर्फ पाठ हो जाने से क्या होगा कि बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो कम हो जाता है। सिर्फ पाठ ही भर दिया जाए वो सही नहीं है, बल्कि बुक में भी कुछ कुछ पिक्चर के माध्यम से बच्चों को कुछ दिया हुआ रहता है, ताकि पिक्चर देख करके बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है वो बढ़े। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना, तो सिर्फ लिखित संबंधी कार्य कि बच्चे सिर्फ लिखते रहें, वो कोई एक्टिविटी ना करें, तो ये सही नहीं है। और श्यामपट्ट पर लिखे हुए तथ्य को कॉपी में सिर्फ वो देख करके अधिक उतारें, उसको छापें, तो ये भी सही नहीं है। इससे क्या है कि बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। अगर बच्चों को अपना वातावरण में अधिक इर्द गिर्द में अधिक विज्ञापन देखने को मिले, अधिक होर्डिंग्स, कैलेंडर और बाल साहित्य अगर देखने को मिलती हैं, तो इससे क्या है कि पढ़ने लिखने का जो अवसर होता है वो हमेशा उनको मिलते रहता है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में अगर छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सभी छात्रों को सजा देंगे? ये तो सही नहीं है कि अगर बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो बच्चों को सजा दी जाए। बच्चों को किसी भी तरह का जो पनिशमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं देना है। पढ़ाना छोड़ देंगे तो पढ़ाना छोड़ देना ये भी सही नहीं है कि बच्चे अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो हम पढ़ाना ही छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो कक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगी। अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, तो टीचर में ही शायद कुछ कमी होगी, उनके पढ़ाने की जो शैली है उसमें ही शायद कुछ फ़ॉल्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम पढ़ाना ही छोड़ दें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन लाएंगे। ये ऑप्शन तो थोड़ा ठीक लग रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने हेतु प्रार्थना करेंगे। तो ये भी सही नहीं है कि हम कक्षा ही बदलवा लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अपने पढ़ाने के तरीके में हम परिवर्तन लाएंगे। अगर बच्चा किसी चीज़ में पढ़ने में अगर रुचि नहीं ले रहा है तो हमें अपनी टीचिंग का जो तरीका है उसमें हमें चेंज लाना पड़ेगा। विभिन्न तरह के उपकरण का प्रयोग हम कर सकते हैं, कुछ हम लोग दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टीचिंग मटेरियल का यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से क्या है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल जो है वो बढ़ेगा और छात्र जो हैं वो पढ़ने में रुचि लेंगे। तो इस तरीके से अगर बच्चे जो हैं वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक टीचर को अपने पढ़ाने की जो शैली है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना, यह किस पर वर्णन करता है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं
तो जहाँ मात्र शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि हमेशा नेगेटिव और इशारा कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि मात्र मतलब होता है कि भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तो सिर्फ मात्र होना तो ये सही नहीं होता है। फिर भाषा सीखने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, तो केवल शब्द जहाँ आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि हमेशा नेगेटिव और इशारा कर रहा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और केवल साहित्य गतिविधि, तो केवल हम साहित्य गतिविधि से ही क्यों बच्चों को पढ़ाएं, अन्य चीज़ों का भी तो हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है कि भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना क्या है, प्रश्न जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे जो हैं इसमें एक्टिव रहते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए बच्चा है, ये क्लास में बैठा हुआ है, ये पढ़ रहा है, ठीक है, ये पढ़ रहा है, और अगर जब बच्चा को अगर क्लास में अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो बच्चे क्या है, बच्चे इसमें एक्टिव होंगे और बच्चे का इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, जिससे कि क्या है, कक्षा का वातावरण जो है वो अच्छा होगा। अब बच्चे क्या है कि अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करेंगे कि उन्हें क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें उसे नहीं आ रही है, इनसे हमें पता चल पाएगा। फिर परिचर्चा में भाग लेना, वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। इससे क्या है कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बच्चे और भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। चीज़ों को वर्णन करने से क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ के बारे में और भी उनका नॉलेज लेवल जो होता है वो काफ़ी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भाषा सीखने सिखाने और आकलन का ये तरीका होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सिखाई जाती है, तो केवल पुस्तकों से माध्यम से ही बच्चे ऐसा नहीं है कि भाषा सीखते हैं, बल्कि वो अपने वातावरण से, सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से, जैसा कि वाइगोत्स्की ने कहा है, और बच्चे जो हैं वो परिवार के माध्यम से भी भाषा को सीखते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। अन्य जो ऑप्शन है उनको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जहाँ मात्र मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, तो मात्र सिर्फ मातृभाषा की स्वतंत्रता क्यों हो, अन्य भाषा की भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की विभिन्न संस्कृति और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ये एक बहुभाषिकता वाला देश है, तो सिर्फ मातृभाषा सीखने पर ही स्वतंत्रता मिले तो ये सही नहीं है। केवल विद्यालय में ही, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो परिवार से भी अनेक भाषा को सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि किस माहौल में बच्चों को भाषा सीखने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा माहौल होना चाहिए जहां किसी भी प्रकार की भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। जहां बच्चे स्वतंत्र होंगे वहां वो भाषा को सीखने में काफ़ी सहज महसूस करेंगे, और जब वो अपने आप को सहज महसूस करेंगे तो वो भाषा को और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नाटक में भाग लेना, नाटक देखना, नाटक पढ़ना या नाटक सुनना। तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब कि बच्चे जहाँ बोल रहे हैं, बच्चे जहाँ एक्टिव हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब बच्चे नाटक में भाग लेंगे। नाटक में भाग लेने से क्या होता है कि सभी बच्चे जो हैं वो अपना रोल को पूरा करते हैं, जिन्हें जो भी रोल मिला है उसको वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्यामपट्ट जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, हिंदी भाषा सीखने में ये त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, अनावश्यक सामग्री हैं, साधक हैं या बाधक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि श्यामपट्ट जो होती है वो हिंदी भाषा सीखने में एक साधक होती है। साधक उसे कहा जाता है जो साधन होता है। जैसे कि आइए अब हम इसे थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि साधक और साध्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, साधक किसे कहा जाता है, साधक उसे कहा जाता है जो हमारी
अधिगम की सहायक सामग्री है। मान लीजिए जैसे कि पुस्तक हुआ, ठीक है, पुस्तक हुआ, ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड या अन्य टीचिंग जो अन्य शिक्षण सामग्री जो होती हैं, अन्य शिक्षण जो सामग्री होती हैं जिसे पढ़ने में हम उपयोग में लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो साधक कहलाती हैं। और साध्य किसे हम कहते हैं? साध्य का मतलब क्या होता है? तो साध्य उसे कहते हैं जो हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है, हमारा लक्ष्य होता है वही होता है साध्य। जैसे कि हमारा लक्ष्य है सीटेट के एग्ज़ाम को हमें पास करना है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम पास करना, ये क्या है? ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए ही हम सभी यहाँ जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा साध्य हो गया, ठीक है। जो हमारा लक्ष्य है वो साध्य है और साधक वो है जो पढ़ने में हमें सहायता करती है। पुस्तक हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ या अन्य टीचिंग मटेरियल हुई, ये सारी चीज़ें साधक कहलाती हैं। तो आप इसे ध्यान में रखें कि साधक किसे कहते हैं और साध्य किसे कहते हैं, क्योंकि इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। अभी तो हम सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया, और पिछले क्लास में हमने सीडीपी के कुछ थ्योरी हैं उसको हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।